बीजेपी इज़ द कम्प्लीटली कम्युनल पार्टी, ठीक है। जय श्री राम करके 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 वो चेयर में मोदी बैठ सकते हैं। 52,500 में डिफरेंस था। इस साल आप धर लीजिए 60,000 से अधिक वोट से हम लोग अरूपदा को जिताएंगे। लेकिन ऐसा नहीं ना कि ये कॉन्फिडेंस टीएमसी को ले डूबेगा। आलू का जो बस्ता होता है, अगर उसमें एक आलू खराब हो जाता है तो उसको फेंक देना ही सही है। नमस्कार, मेरा नाम मिथिलेश कुमार सिंह और आप देख रहे थे पब्लिक फोरम। और आज हमारे साथ देसी इंटरेक्शन में खास बातचीत के लिए मौजूद है मध्य हावड़ा की 27 नंबर वार्ड की पूर्व पार्षदा रह चुकी मल्लिका राय चौधरी जी, और मेरे साथ है टीएमसी के 27 नंबर वार्ड के ही प्रेसिडेंट तापस घोष जी। और आप देख सकते हैं, इनसे जानेंगे कि क्या लेकर ये किन मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच जा रहे हैं। ম্যাম, আপনি কি নিয়ে যাচ্ছেন? মানে পাবলিক 10 বছর শাসন করার পর যদি মানুষের মাঝখানে কি নিয়ে যাচ্ছেন আপনারা? উন্নয়ন নিয়ে যাচ্ছি। আমি যদি দুটো উন্নয়ন আমি আমার মতন করে ভাগ করেছি, যেমন হচ্ছে যেটা হচ্ছে সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড মেন্টাল ডেভেলপমেন্ট। তো সোশ্যাল ডেভেলপমেন্টের মধ্যে আমাদের আলো, রাস্তাঘাট, স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি সব কিছু পড়ে। তবু আমরা করোনাকালে তো দেখেছি মানে প্রাইভেট স্কুলে কিন্তু অনেকটা ডেভেলপ করেছে, মানে ওয়েবসাইটে পড়াচ্ছে, অনলাইন ক্লাস করছে, কিন্তু গভর্নমেন্ট স্কুলে সেরকম মানে ফ্যাসিলিটি নেই। এটা তো হওয়া স্বাভাবিক। প্রাইভেট স্কুলে মাইনে নিচ্ছে প্যারেন্টসদের সাথে, হাজার টাকা, লক্ষ টাকা ডোনেশন নিচ্ছে। সরকারি স্কুলে বিনা পয়সা সব কিছু দিতে হচ্ছে। আজকে মিড ডে মিলের সমস্ত কিছু, এগুলো কি আমরা আগে ভেবেছি? আমরা যখন ছোটোবেলায় সরকারি স্কুলে পড়েছি, আমরা তো কোনো মিড ডে মিল বলুন, কন্যাশ্রী বলুন, এসব তো কিছু পাইনি। সরকার তো স্টুডেন্টদের দিচ্ছে, আর প্রাইভেট স্কুলগুলো তো নিচ্ছে। যদি এক বছর দিয়ে পড়াশোনা না হয় ছেলেদের, ওটা তো কম্পিট করতে পারবে না প্রাইভেট স্কুল থেকে, মানে গভর্নমেন্ট স্কুলে কম্পিট করতে। দিদি ফোনের ব্যবস্থা করেছে। যেহেতু দেখো করোনাটা একটা আনসার্টেন পিরিয়ড, করোনাটা ধরা হয়েছিল যে আমরা হয়তো নেক্সট মাসে রিকভার করবো, এই করতে করতে এক বছর চলে গেছে। যখন দেখা গেল যে না, এটা ইটস এ লং টাইম প্রসেস, তখন দিদি সিদ্ধান্ত নিল যে যারা মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক দেবে তাদের জন্য একটা ফোনের সিস্টেম করার একটা স্কিম, যেটা রিসেন্টলি দিদি বলেছে। এবার আবার তো স্কুল খুলে যাচ্ছে, সিস্টেম অনুযায়ী আবার স্কুল খুলবে। কারণ এইটা তো হঠাৎ করে একটা স্কিম বদলাতে পারে না। একটা সরকার একটা সিদ্ধান্ত নিতে গেলে তার সিচুয়েশনের ওপর তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হয় আর কি। তো হঠাৎ করে আমি সাইবার যেরকম আমাদের বেসরকারি স্কুলগুলো ক্লাস নিচ্ছে, হঠাৎ করে কোনো সরকার সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল কেন, আমার মনে হয় না গোটা ভারতবর্ষতেই এইরকম কোনো সরকারি স্কুলে কেউ কোভিডেতে অনলাइन क्लास করিয়েছে। যদি দৃষ্টান্ত দেখাতে পারো আমি देखिए। दादा क्योंकि संगठन के हैं तो हम लोग उनसे थोड़ा सा संगठन के लिए बात करेंगे इनसे, क्योंकि वो मैंने काउंसलर रह चुके तो काम पे बात की, इनसे थोड़ा संगठन का भी जानेंगे। दादा, आपसे मेरा जो बड़ा सवाल है इस बार बंगाल में, क्योंकि टीएमसी को लास्ट अगर 6 महीना में 8 महीना में बहुत सारे जो पार्टी वर्कर्स थे या जो पार्टी के लीडर्स थे छोड़कर बीजेपी या किसी और दल में चले जाते, तो इसको आप लोग कैसे देते? इससे तो आप टीएमसी जो है पहले से कमज़ोर दिखाई दे रही है। नहीं, इसमें कमज़ोर का कोई बात ही नहीं है। देखिए, एक पोटैटो का जो आलू का जो बस्ता होता है, अगर उसमें एक आलू खराब हो जाता है तो उसको फेंक देना ही सही है। क्या अगर नहीं तो पूरा बस्ता को खराब कर देगा। अभी हम लोग का हिसाब से दिखा गया कि कोई आदमी अंदर से कॉन्स्पिरेसी किया है। हम लोग का जो संगठन है, ये संगठन को वीक करने के लिए ये लोग कोशिश जारी था। और ये क्या सोच रहा था कि ये ममता दीदी का सिर्फ ख्याल में याद में नहीं आएगा कि हम लोग अंदर से इसको काटते जाएगा और एक टाइम ममता दी का पूरा पार्टी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन दीदी ने इसको पकड़ लिया कि ये लोग हम लोग का संगठन को ढीला करने के लिए, संगठन को ख़राब करने के लिए ये लोग अंदर से माटी काटते जा रहा है। इसलिए दीदी ने, ये लोग किया नहीं, दीदी ने ये लोग को हटा दिया। वो जो आपको बोला, लेकिन ये संख्या एक में नहीं है ना, ये संख्या तो काफ़ी में है। वो मुकुला से स्टार्ट होता है, शुभेंदु अधिकारी, उनके फादर, अभी वो मिथुन दा भी पार्टी जो बहुत दिन पहले छोड़े हुए थे, वो भी अभी देख रहे हैं कि प्रचार में उतरे हैं। कल ही आप हावड़ा में अभी रैली करके गए हैं। इसका लिए बोलिए, एक राष्ट्रीय यंत्र जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय मशीनरी जो है, अगर राष्ट्रीय मशीनरी कोई गलत आदमी को डराएगा, धमकाएगा कि आप जितना कुछ आपको खराब कुछ है, अगर हम लोग का पास सरेंडर कीजिए, हम लोग का तरफ आ जाइए और उधर रहिएगा, तो आपको ईडी और सीबीआई से आपको जेल। टीएमसी के लिए अगर चिंता का दो विषय अगर कोई बढ़ रहा है, तो पहला एक विषय रहा है कि पार्टी के बहुत सारे लोग छोड़ के गए हैं, और दूसरा जो विषय रहा है कि जब से बीजेपी बंगाल में एक्टिव हुई है, मतलब बीजेपी ने चाहा है कि हम सत्ता में अब आएंगे, कोशिश कर रही है,
तब से वो एक धर्म का जो फैक्टर था, वो धर्म का फैक्टर भी कहीं ना कहीं अब बंगाल में देखने को मिल रहा है। एक तो हिंदू मुस्लिम, पहले हम लोग देखते थे कि ममता बनर्जी जी देखते थे कि अगर किसी मस्जिद में जाती थी तो कहीं एक मस्जिद में जाती थी, लेकिन नंदीग्राम में इस बार देखा गया कि 3 मंदिर में गई थी तो एक मस्जिद में गई थी। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश है क्या कि बीजेपी का जो हिंदू का जो वोटर बैंक है इसको टीएमसी की तरफ शिफ्ट किया जाए। देखिए एक बात है, अगर जो काम करने के हिम्मत रहेगा वो धर्म को अपने सामने नहीं ले आएगा। धर्म को क्यों आगे ले आएगा? रामकृष्ण जी है, विवेकानंद जी है, इतना है। ये श्री राम जी को अपना लगा दिया। श्री राम जी तो मेरा भी परिवार सवेरे उठ के जय श्री राम बोलता है। ये लोग जय श्री राम नारा को इलेक्शन के सामने में खड़ा किया, क्यों किया? देखिए जब एक फाइट होता है, पहला दिन में फाइट होता था। बीजेपी का तो कहना है कि चीटना क्या है, जय श्री राम है, नारा है, हमारा है, अब हम लगा रहे हैं, आप कुछ और लगा लीजिए। जय श्री राम का नारा बीजेपी का नहीं है, यही सबसे बड़ा भूल हो गया। इसलिए दीदी का गुस्सा हो गया था। ये लोग पूछा था ना कि दीदी क्यों वो जय श्री राम बोला तो दीदी क्यों गुस्सा हो जाएगा। वो जय श्री राम बोला, दीदी इसलिए गुस्सा हो गया कि तुम जय श्री राम को अपना संपत्ति, अपना कुछ काय बना लेता है। जय श्री राम मेरा भी है, इसलिए दीदी गुस्सा हुआ था। दीदी उसको डांटने के लिए गुस्सा नहीं हुआ था, दीदी गुस्सा हुआ था कि जय श्री राम एक प्रभु है, प्रभु सबका मन में रहता है। सिर्फ बीजेपी वालों को जय श्री राम होगा और हम लोग का जय श्री राम बोलने नहीं सकेगा, ये हो नहीं सकता है, इसलिए दीदी बोला। हाँ, बीजेपी इज़ द कम्प्लीटली कम्युनल पार्टी, ठीक है। जैसे वो हिंदुओं को अलग कर रहे हैं और सो बंगाल में आकर बंगाली और बंगालियों को अलग कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा माने ऐसा है यहाँ पे सब बोलते हैं वो नॉन बंगाली हो वो जय श्री राम। हम लोग सोचते हैं ये क्यों, ये जो बंगाल के माटी के ऊपर ही तो सब आया है, ये बंगाल है, ये कोई नॉन बंगाली का कोई डिवाइड नहीं है। तो बीजेपी का इंटेंशन ही है जो वो कैसे डिवाइड करेगा, डिवाइड है। अगर अभी नॉन बंगाली अगर बंगाली का हम लोग जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने कोशिश जरूर किया है कि ये मैंने ममता बनर्जी के थ्रू अगर ये कोशिश किया है कि ममता बनर्जी कहीं ना कहीं नॉन बंगाली के फेवर में नहीं है, माने वो नॉन बंगाली का फेवर नहीं करती है। वो मैं फर्स्ट ही बोला जो बीजेपी इज़ अ कम्प्लीटली कम्युनल पार्टी, ठीक है। और एक्चुअली क्या है ना, मैं तुम जो बोल रहे हैं दादा को जय श्री राम, मैं लॉजिक बोल रही हूँ तुमको। जो मैं एक लॉयर हूँ, ठीक है, एज एन प्रोफेशनल मैं एडवोकेट हूँ। तो अगर मैं एडवोकेट होकर मैं प्रैक्टिस क्या हॉस्पिटल में कर सकेंगे? क्या हॉस्पिटल का डॉक्टर कोर्ट में आकर प्रैक्टिस कर सकेगा? तो ये क्यों राजनीतिक लाइफ में क्यों ये अधर्मीय स्लोगन यूज़ करता है जय श्री राम जैसे? ये तो कम्प्लीटली सेंटीमेंट देके ऐसा रोजी रोजगार नहीं होता है। जय श्री राम करके वो चेयर में मोदी बैठ सकते हैं, चेयर में कोई, लेकिन जब हम लोग उठ जाएगा किसी और आ जाए चेयर में, कि वो तो लिमिटेशन है। जब पब्लिक समझ जाएगा ये राम राम करके हमारा कोई कुछ होगा नहीं, तब पब्लिक समझ जाएगा। अभी तो समझ रहे हैं। आप बोलिए ना 2014 साल से अभी 2021 साल हुआ, क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या किया हम लोग के लिए? जो देखिए गैस का दाम क्या चढ़ा है। हम लोग एक माँ है, हम लोग एक दीदी है, जब सुबह जाते हैं बच्चों के लिए खबर खाना बनाने के लिए, तब इतना माने हमारा नियर अबाउट 1000 रुपया का हो गया ना, 800 प्लस। तो ये सब गैस, पेट्रोल का, डीजल का, तो सब्जी का दाम भी बढ़ गया। पेट्रोल पे तो वो भी बोल रहे हैं कि काउंटर करे कि राज्य सरकार भी अगर चाहती तो राज्य सरकार भी अपने तरफ से 10-15 रुपये तो कम कर ही सकती, क्योंकि 1 रुपया कम तो किया था। हाँ दीदी तो 1 रुपया कम तो किया था। वो क्या स्टेप लिया? बोलिए, स्टेप तो नहीं लिया। 1 रुपया कम तो किया, उसका पास पूरा राष्ट्र है, वो तो 2 रुपया 5 रुपया वो भी तो कम कर सकता है। ये तो है नहीं लिया। दीदी तो एक कदम आगे बढ़ा था, एक थोड़ा सा होगा कि ज़्यादा, ये बात नहीं है, लेकिन दीदी एक कदम बढ़ा था। लेकिन आप देखिए जो हम लोग का राष्ट्रीय दल है, जो हम लोग का देश को शासन करता है, वो किंतु थोड़ा भी कुछ नहीं किया। एक का जाएगा वो दो कर सकता है, लेकिन ये किया नहीं है। देखो पब्लिक, हम अगर जनता जनार्दन है तो हम हिंदू मुस्लिम लेके क्या करेगा? कोई बीजेपी आकर बोल रहे हिंदू, ममता बनर्जी मुस्लिम को लेकर बोल रही है कि हम लोग हिंदू में नहीं है, तो क्या है इसमें इशू? क्या है इसमें? तो कोई पब्लिक का प्रॉब्लम ही नहीं हो रहा है ना। जो जिसके साथ हम जब काउंसिलर थे या अरूप राय जो विधायक है,
पब्लिक जगह हमारे पास जाता है, हर उसका फैसिलिटी मिलता है। सरकार का जो प्रकल्प हम लोग नहीं देखता है वो कौन CPM है, कौन कांग्रेस है, कोई गरीब या गरीब बड़ा लड़का, हम लोग सिर्फ देखते हैं वार्ड का रेसिडेंशियल कार्ड है कि नहीं। हम लोग फिर आ जाते हैं मध्य हावड़ा नहीं, एक बात हाँ, अब बोलिए। एक बात बोला वो गैप हो जाएगा। हाँ, बोलिए। आप बोले कि दीदी बिहार का यूपी का आदमी को ये मैंने नहीं कहा, ये आपने मैंने नहीं, मतलब आपका बस question है। बीजेपी ने कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के थ्रू एक आरोप लगाया है टीएमसी पे कि कहीं ना कहीं वो नॉन बंगाली को अनदेखा करती है। अगर ये हम लोग इसका विरोध होता तो छठ पूजा में बोलिए कहाँ से दीदी को 2 दिन का छुट्टी छठ पूजा में दे दिया। ये क्या बिहार को जो फेस्टिवल है छुट्टी मिलता था नहीं बाबा, दोल में छुट्टी था पहले, अभी होली में छुट्टी मिल रहा है दीदी आने के बाद। और फिर भी जो दीपावली होता है, काली पूजा अलग होता है बंगाली के लिए, दीपावली अलग होता है नॉन बंगाली, तो दीदी 2 दिन छुट्टी दिया। दीदी तो हमेशा बंगाल के लिए है। और उनका एक और आरोप था, जब पूजा पाठ का बात आ रहा था, पूजा पाठ में अगर 2 साल पहले का जो एक मुद्दा को, आज योगी जी आए थे हावड़ा में, तो उनका एक मुद्दा उठाया उन्होंने कि 2 साल पहले ऐसा था कि उनको दुर्गा विसर्जन के लिए हाई कोर्ट में यहाँ के लोगों को जाना पड़ा था, और फिर हाई कोर्ट परमिशन देती है कि आप माने कि विसर्जन का परमिशन दीजिए, राज्य सरकार को कहीं कहीं लताड़ लगाती है। तो इस पर क्या कहेंगे? ये तो कहीं ना कहीं हिंदू को लेके टीएमसी के लिए एक निगेटिव फैक्टर बनता जा रहा है। जो विसर्जन के बारे में बोल रहे हैं परमिशन, वो तो थाना का परमिशन लगता है, ऑफिशियली वो कोर्ट का रेड रोड में जो होता है वो कोर्ट का परमिशन। ये तो लेजिस्लेटिव सिस्टम है ना, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ ये तो एक साथ नहीं करना चाहिए। ये क्या पॉलिटिकल इशू? दिस इज़ नॉट अ पॉलिटिकल इशू, कम्प्लीटली ये लेजिस्लेटिव इशू है, और तुम जो बोल रहे हो वो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू। अच्छा, हम लोग एक बार फिर आ जाते हैं मध्य हावड़ा पे, क्योंकि मध्य हावड़ा के लिए ये लोग प्रचार प्रसार कर रहे थे, इनसे जानेंगे मध्य हावड़ा में इनको कैसा रिस्पांस मिला। दीदी मध्य हावड़ा মানে মানুষ কী রকম রেসপন্স দিচ্ছে টিএমসিকে, মানে আপনাদের প্রার্থীর জন্য কী রকম রেসপন্স এখানকার পাবলিক? আমি কি বললাম যে আমাদের দাদা, আমাদের বিধায়ক অরূপ রায়ের জন্য আলাদা করে কিছু প্রচারের প্রয়োজন হতো না, কিন্তু প্রচারটা আমাদের যেহেতু রাজনৈতিক কার্যকলাপের মধ্যে পড়ে, সিস্টেমের মধ্যে পড়ে, সেই জন্য আমাদের প্রচার করতে হবে। কারণ আমাদের বিধায়ক অরূপ রায় যেভাবে মানুষের কাজ করে, 24 ঘন্টার মধ্যে তার 20 ঘন্টাই তার মানুষের জন্য সবসময়, বা 24 ঘন্টাই বলা যায়, কারণ ওনার ফোন সবসময় ওনাকে পাওয়া যায় ফোনে, এবং মানুষের জন্য দরবার খোলা থাকে ওনার বাড়িতে। তো প্রত্যেকটা মানুষ হাউস টু হাউস ওনাকে চেনে। তো এই ব্যাপারে আর নতুন করে কিছু বলা নেই। মধ্য হাওড়া থেকে আমাদের অরূপ রায় ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। কারণ আর একটা কথা বলি, আপনি মানে অরূপদাকে নিয়ে নিশ্চিন্ত আছেন কি? ইনি 200%। আপনি বলুন না, যদি আপনি এলাকাতে জিজ্ঞেস করেন, আমার কথা ছেড়ে দিন, আমি ধরুন আমি পলিটিক্যাল একজন ওয়ার্কার, আপনি আম আদমিকে জিজ্ঞেস করুন 10 বছর আগে কালীবাবুর বাজার এলাকা, 10 বছর আগে মধ্য হাওড়া কী ছিল। মানুষ যদি মনে করে 10 বছর আগের সিচুয়েশনে ফিরে আসবে, তাহলে মানুষ ভোট দিতে পারে। আর যদি মনে করে না আমরা পিসফুল থাকতে চাই, আমরা আরও ডেভেলপমেন্ট পেতে চাই, তাহলে অবশ্যই টিএমসি আসবে। এবং ये तो बात इसमें है, ये जो माइनस पॉइंट है, हम लोग किसका बेस में बोल रहे हैं कि अरूपदा आएगा, ये माइनस पॉइंट इसको लिए दायिक है जो इसका अभी उम्मीदवार जो है बीजेपी का संजय सिंह ने 5 साल पहले यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आया था बीजेपी का कैंडिडेट होके। वही टाइम पे ये हर आदमी को पास प्रॉमिस किया था कि अगर मैं हार भी जाऊँ 5 साल आपको साथ रहो, लेकिन ये बात ये निभाया नहीं। इसलिए आदमी का पूरी विश्वास है अरूपदा का ऊपर, कारण जो आदमी ऐसा ख्वाब दिखा के एक दिन अम्फान किया, एक ठो काम नहीं किया। कोरोना के टाइम में मैं मेरा काउंसिलर को लेके रास्ते घूम रहा है, वो खबर लेने के लिए नहीं आया, तो इलाका का आदमी लोग समझ गया कि ये जो संजय सिंह है ये फुल्ली धोखाबाज है, ये चकमा देने के लिए आता है, और कोई सीजन बाट का माफिक 5 साल हो जाने के बाद ये एक दफ़े आता है, फिर 5 साल में अगर हार जाए तो ये चला जाता है, फिर 5 साल के लिए इंतज़ार करता है। इसलिए तो आप कहना चाह रहे हैं कि संजय सिंह और अरूप राय में कोई फाइट नहीं है इस बार इलेक्शन में? नहीं है 52,500 में डिफरेंस था। इस साल आप धर लीजिए 60,000 से अधिक वोट से हम लोग अरूपदा को जिताएंगे। लेकिन ऐसा नहीं ना कि ये कॉन्फिडेंस टीएमसी को ले डूबेगा? को जो पब्लिक का साथ तो हम लोग मूल्य का हर दिन इलाका में मीटिंग कर रहा है ये, तो उनको पास से जो हम लोग का न्यूज़ आता है, उनको पास से हम लोग का पास जो भरोसा आता है, तो उसी भरोसा के ऊपर हम बोल दिया कि हम लोग 52,500 से 60,000 चला जाएगा।
ये उसका भरोसा में ही बोल रहे, जनता जनार्दन का भरोसा में हम लोग इसको बात बोला। ये दूसरा कुछ में हम बोला नहीं कि हम ना खुद है कि चलो ऐसा नहीं बोला। आप जब रिजल्ट निकलेगा आप देखिएगा, पब्लिक 100% अरुणा के साथ है। मेरा अगला सवाल इसको ही लेके था कि 2 मई को टीएमसी को आप कितना सीट अनुमान कर रहे हैं? हम टीएमसी को 294 में 180 सीट हम लोग का यह है। अगर भी कुछ कमे 2-4 सीट का इधर उधर हो सकता है, किंतु टीएमसी बहुमत में एकदम आएगा ही 100% एकदम। एवं ममता जी থেকে একটা লাস্ট প্রশ্ন কি 2 তারিখে কি খেলা হবে না জয় শ্রীরাম? এটা তো কোনো প্রশ্নই নয়। প্রশ্ন হলো এটা কি যে খেলা হবে যে খেলা হবে खेला होवे जनता का साथ उन लोग का যে খেলা হবে গানটা লিখেছে উনি বললেন কি এই গানটা হলো জয় শ্রীরামের কাউন্টার, সেই জন্য আমি জিজ্ঞেস করলাম কি জয় শ্রীরামের কাউন্টারে যদি খেলা হবে দেওয়া আছে তাহলে খেলা হবে মানে এই যে ধর্মীয় ব্যাপারটা, মানে যে মানুষ যে একটা এই যে জয় শ্রীরাম যারা বলছে, বারবারই বলছে, রাজনৈতিক তরজায় যারা ব্যবহার করছে তারা সেদিকে বুঝে যাবে যে খেলাটা কি হচ্ছে। এইটাই বললাম, এর থেকে বেশি এইদিকে কিন্তু মানুষ কিন্তু জবাব দেবে। সাধারণ মানুষ এটাও ভাবতে পারছে कि দুটোই পার্টি जीतू ना, दोनों पार्टी में कोई भी क्यों ना जीते, ये तो खेला जनता के साथ ही होना है, ऐसा नहीं है ना? नहीं आप बोलिए ना, उसका सीएम कौन बनेगा, फेस कौन है? एक মানে 294 सीट अभी तक क्या এখনো মানে 2-3টে বাকি আছে ডিক্লেয়ার করতে, মানে এখনও তো সিটই মনে হয় ওরা কমপ্লিট ডিক্লেয়ার করতে পারেনি। যেখানেই দিচ্ছে ঝামেলা করছে, ওদের নিজেদের মধ্যে ঠিক নেই, ওরা ঘরকে সামলাতে पारे ना। जो घर संभालता नहीं है वो कैसा बाहर वाला आदमी को संभालेगा? जो घर का नहीं है वो तो पर का भी नहीं हो सकता है। और जनता में कहीं ना कहीं एक और भी बात है कि जनता क्या माने, अगर टीएमसी को अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो अगर टीएमसी अगर बीजेपी सरकार बनाने में अगर सक्षम हो जाती है तो बहुत सारे जो टीएमसी के लोग हैं वो फिर से बीजेपी को ज्वाइन कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं लोग तो ठगी ही महसूस करेगी ना। जैसे इलेक्शन के पहले कुछ लोग चले गए, इलेक्शन के बाद भी कुछ लोग चले जाए। आई डोंट नो, আমি এরকম কিছু শুনিও নি, আমি জানি না এর ব্যাপারে। আমি हो ही नहीं सकेगा। এইটা দিস ইজ মানে আউট অফ কোশ্চেন। हाँ, तो आप भी निश्चित, आप 2 तारीख को लेकर टीएमसी के जीत के लिए निश्चिंत है? 100% निश्चिंत है। बार बार एक ही आंसर तुमको दे रही हैं, और गोटा वेस्ट बंगाल को ही हम लोग एक ही बात है, सबुज आबिर আমরা খেলবো, খেলা হয়ে गए ऑलरेडी। तो देख रहे हो 2 अबीर को बोले कि सबुज अबीर का खेला होगा। और आपको बता दें कि इनका कहना है कि 2 तारीख को टीएमसी पूर्ण बहुमत में सरकार बनाने जा रही है। और यहाँ मध्य हावड़ा को लेकर अगर इनका कहना माने तो संजय सिंह और अरूप राय में कोई भी टक्कर नहीं है, अरूप राय सीधे ही जीत रहे हैं। और तब तक के लिए देखते रहिए, हम लोग अगले किसी कार्यक्रम में फिर किसी और मेहमान से बात करेंगे। तब तक के आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल पब्लिक फोरम।